की ये बात सुनकर इधर-उधर देखने लगी, तो मीरा ने आगे बढ़कर उससे कहा, रुद्र की हीरे की अंगूठी कहाँ है? तो उस लड़की ने नज़रें झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने कोई अंगूठी-वंगूठी नहीं ली है। इस बात पर मीरा ने कहा, सबसे पहली बात, काम ऐसा करो कि नज़रें हमेशा झुकने की जगह उठी रहें। और फिर मीरा ने उस पर गुस्सा होते हुए कहा, अंगूठी कहाँ है? चुपचाप बता दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। तभी कोई पीछे से आया और उसने मीरा का हाथ पकड़कर उसे जोर से धक्का दे दिया। इस बात पर रुद्र को गुस्सा आया और उसने उस लड़के को जोर से एक थप्पड़ मारते हुए कहा, ओए हिम्मत कैसे हुई तेरी इसे हाथ लगाने की? मीरा धक्का लगने की वजह से गिरते गिरते बची, क्योंकि उसने खुद को जैसे तैसे करके संभाल लिया था। तभी मीरा ने देखा कि जिस लड़के ने उसे धक्का दिया था वही लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। तो उसने आगे आकर रुद्र से कहा, रुद्र, ये लड़का इस लड़की का बॉयफ्रेंड है और इन दोनों ने ही प्लानिंग की थी तुम्हारे खिलाफ। ये लोग ही उस दिन तुम्हारे घर के बाहर खड़े थे, मेरे पास इन दोनों की वीडियो भी है। ये सब होता देखकर उस लड़की ने घबराते हुए अपने पर्स में से अंगूठी निकाली और मीरा को देते हुए कहा, ये लीजिए रुद्र सर की अंगूठी, और प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत करिए। रुद्र ने गुस्से में उस लड़के को एक और घूंसा मारते हुए कहा, आज तो ये पूरी तरह से गया, आज ये नहीं बचने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो लड़की आकर रुद्र के पैरों में गिर गई और बोली, प्लीज इसे माफ कर दो। उस लड़के ने ये देखा तो कहा, ये क्या कर रही हो मोना? वो लड़की बोली, तुम्हें बचा रही हूँ, क्योंकि अगर हमने इनसे माफ़ी नहीं मांगी तो ये हमें जेल भिजवा देंगे। और वैसे भी तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस लड़की पर हाथ उठाने की? किसने कहा तुम्हें कि तुम मेरे मैटर में पड़ो? मोना को यूं गुस्सा करते देख उस लड़के ने कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था और तुम मुझे ही सुना रही हो? ये कहते हुए उस लड़के ने मोना को रुद्र के पैरों से उठा लिया। पर रुद्र का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था, तो मीरा उसके पास आई और बोली, जाने दो रुद्र, इन्होंने अंगूठी हमें वापस दे दी है, तो हमें अब इनसे कोई शिकायत नहीं है। जाने दो, ये लोग जैसा करेंगे वैसा ही फल इन्हें ऊपर वाला देगा। हम इन्हें सज़ा देकर पाप के भागीदार क्यों बने? तो रुद्र ने गुस्से में कहा, पर इसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? तो मीरा बोली, जाने दो उन्हें, तुम चलो मेरे साथ। कहते हुए मीरा ने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर दूसरी जगह जाने लगी। इधर उस मोना को उसके बॉयफ्रेंड राघव ने कहा, क्या ज़रूरत थी उसे अंगूठी वापस देने की? इस बात पर मोना ने कहा, तुमने देखा नहीं क्या वो लड़की कितनी गुस्से वाली थी? अगर उन दोनों ने मिलकर हमें जेल में डलवा दिया होता तो? हम लोग तो एक दूसरे का सिर्फ मुंह ही देखते रह जाते। अभी मेरे पास तो भागने का भी ऑप्शन नहीं बचा। अगर तुम नहीं आते तो मैं कम से कम भाग तो जाती, पर नहीं, तुम बीच में आ गए। पर कोई बात नहीं, ये मुर्गा नहीं तो कोई और मुर्गा, हम फंसाना तो नहीं छोड़ देंगे ना। हम किसी और को देख लेंगे, पर इस समय इस रुद्र से पंगा नहीं लेना है, तो प्लीज़ अब यहाँ से चलो। उस राघव ने ठीक है कहा और वो दोनों वहाँ से जाने लगे। पर जाते जाते उस लड़के ने पलटकर दूर जाती हुई मीरा की तरफ गुस्से से देखा और मन में कहने लगा, छोड़ूंगा नहीं इस लड़की को मैं। और अब देख तू मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तूने राघव से पंगा लिया है, अब तो तू गई। ये सोचते हुए वो लोग आगे निकल गए। इधर रुद्र का गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा था, तो मीरा ने उसे वहीं पड़ी बेंच पर बैठाते हुए कहा, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है रुद्र, तुम पहले चिल और कूल हो जाओ। रुद्र ने मीरा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी मीरा ऐसे छिछोरे लोगों से मुंह लगने की? उसने देखा कितनी बदतमीजी से तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें नीचे गिराया था। आज तो उसका हाथ तोड़ देता मैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। उसकी हिम्मत तो देखो, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? इससे पहले रुद्र कुछ और बोल पाता, मीरा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बड़े प्यार से कहा, शांत हो जाओ रुद्र। मीरा के हाथों के स्पर्श से रुद्र एकदम ठंडा हो गया और उसे एक अजीब सी बेचैनी भी होने लगी। उसकी धड़कनें भी कुछ ज़्यादा ही तेज चलने लगी। तो रुद्र ने प्यार से मीरा की तरफ देखा और मीरा ने अपना हाथ रुद्र के मुंह से हटा लिया। इस पर रुद्र तुरंत दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुराने लगा। तभी मीरा ने कहा, ये लो तुम्हारी अंगूठी। रुद्र ने कहा, थैंक यू, पर आइंदा से किसी से पंगा मत लेना। तुम्हें पता तो है ही कि आजकल के लोग कितने खतरनाक हैं, इसलिए तुम अब किसी से भी पंगा मत लिया करो, और लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आज के बाद से किसी ने भी तुम्हें हाथ लगाया तो उसका हाथ में तोड़कर फेंक दूंगा। इस बात पर मीरा ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, नहीं लूँगी किसी से भी पंगा। अब हम किसी दूसरे टॉपिक पर बात करें क्या? हाँ बिल्कुल, रुद्र ने जवाब दिया। तो मीरा ने कहा, ठीक है तो तुम शुरू करो। रुद्र बोला,
मेरे पास बातें करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है। तो मीरा ने कहा, बातें करने के लिए भी टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है क्या? ये कोई प्रेजेंटेशन थोड़ा ही ना है। क्या रुद्र तुम भी? मीरा को ये कहकर हंसता देखकर रुद्र ने कहा, अरे ऐसा नहीं है, मतलब मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। तो तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम कह सकती हो। करो तुम बातें स्टार्ट। तो मीरा बोली, अच्छा ऐसा है, तो ठीक है। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें कौन कौन सी जगह पसंद है, मतलब जहाँ तुम दिल से चाहोगे कि मैं यहाँ घूमने जाऊँ तो मेरा मन एकदम शांत हो जाएगा। रुद्र ने इस बात पर हंसते हुए कहा, वैसे तो इस पूरी धरती पर तुम जहाँ भी मन शांत करके बैठो तुम्हारा मन वहीं शांत हो जाएगा। हाँ वो तो है, पर मैं तुम्हारी फेवरेट जगह पूछ रही थी। इस बात पर रुद्र मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, मजाक कर रहा हूँ यार, बुरा मत मानो। वैसे कहा जाए तो शांति के लिए मुझे सबसे ज़्यादा उत्तराखंड और हिमालय पसंद है, और ऊटी और गोवा भी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हवेली के रिनोवेशन में मैं गोवा की कुछ डिज़ाइंस कलेक्ट करूँ और उन्हें अपने घर में लगाऊँ, और यही सब डिज़ाइंस देखने के लिए मैं अगले हफ्ते गोवा जा रहा हूँ। मुझे वहाँ का कलेक्शन भी अपने घर में डेकोरेट करवाना है। और हाँ, उत्तराखंड के डिज़ाइंस को भी मैं इस हवेली में लगा के इसे एकदम खूबसूरत बना देना चाहता हूँ। मीरा रुद्र की बातों को एकदम ध्यान से सुन रही थी और सोच रही थी कि ये तो हवेली के बारे में मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से सोच रहा है। इससे तो मैं ऐसे ही चिढ़ रही थी, लेकिन ये तो बिल्कुल मेरे जैसी सोच रखता है। ये सोचते हुए मीरा रुद्र की बातों को सुने जा रही थी। तभी रुद्र ने कहा, तुम्हें पता है मेरे पापा ने यह हवेली हम सबको एक गिफ्ट के रूप में दी है। वैसे तो मेरे दादाजी को ये गिफ्ट दिया गया है, पर हुआ तो ये हम सबके लिए ही ना। इसलिए मैं हमेशा इस हवेली को एक राजमहल की तरह रखना चाहता हूँ और इसे दुनिया भर की महंगी से महंगी चीज़ों से सजा देना चाहता हूँ। रुद्र के विचार सुनकर मीरा ने कहा, वाह तुम्हारे कितने अच्छे ख्यालात हैं ना हवेली को लेकर। पता है मेरी तो पूरी ज़िंदगी थी ये हवेली, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती के बारे में तुम्हें बयान भी नहीं कर सकती। पर कोई बात नहीं, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम इस हवेली के बारे में इतनी खूबसूरत सोच रखते हो। रुद्र बोला, हाँ मुझे ये जानकर दुख हुआ कि तुमसे तुम्हारी हवेली छिन गई, पर यह जानकर खुशी भी है कि वो हवेली हमारे हिस्से में आई है। पर एक बात बताओ रुद्र, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं तुमसे तुम्हारी हवेली छीनने थोड़ा ही ना आई हूँ। मैं तो सिर्फ हवेली डेकोरेट करने के बारे में सोच रही थी। रुद्र ने इस बात पर चिढ़ते हुए कहा, नहीं मैं तुमसे अच्छे से बात करने लगा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें हवेली डेकोरेट करने के लिए परमिशन दे दूंगा। वो हवेली अब हमारी जान है और मैं नहीं चाहता कि उसे कोई भी नया और फ्रेशर डिज़ाइन करे। मेरा दोस्त पिछले 10 साल से यही काम कर रहा है, उनका फैमिली बिजनेस भी यही है, इसलिए उसके पास अनुभव ज़्यादा है और उनका मार्केट में बहुत बड़ा नाम भी है। उनका काम यानी कि मास्टरपीस, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइनर इस हवेली को डिज़ाइन करे, और मैं हवेली के कामों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने तुम्हें ना कहा था, और ये काम अभी भी तुम तो नहीं ही करोगी। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुमसे प्रोजेक्ट वापस लेने के लिए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई और छोटा मोटा प्रोजेक्ट दिलवा सकता हूँ जिससे तुम अपने बिजनेस की शुरुआत कर सको। हमारी हवेली ही क्यों, देखो तुम खुद जाकर मेरे पापा को बोल दो कि तुम इसका रिनोवेशन अच्छे से नहीं करवा सकती, नहीं तो मैं अपनी कोशिश में तो लगा ही हूँ। मीरा पहले तो रुद्र की बातें सुनकर खुश हुई थी, पर अब उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था, इसलिए वो खड़े होकर इधर उधर चलने लगी और खुद को शांत करने लगी। रुद्र ने जब उसे ऐसे अचानक से उठकर घूमते हुए देखा तो उसे हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें किसी भूत वूत ने पकड़ लिया है क्या? ऐसे क्यों चल रही हो? तो मीरा ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, चलो मुझे एक बात बताओ, इंसान फ्रेशर से एक्सपीरियंस वाला कब बनता है? जब वो अच्छे से समझकर काम करता है। तब दिल से काम करते हुए धीरे धीरे उसके काम करने का अनुभव जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसका अनुभव भी बढ़ता है। इस बात पर मीरा ने पूछा, कब मिलता है, कैसे मिलता है, अच्छा और काम? इस पर रुद्र चुप हो गया। तो मीरा ने आगे बढ़कर कहा, पता है अंकल ने मुझे ये प्रोजेक्ट देते वक्त क्या कहा था, कि मीरा तुम इस हवेली में बचपन से खेली हो, तुम इस हवेली के हर एक कोने कोने को जानती हो, और उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं इस प्रोजेक्ट को एकदम अच्छे से पूरा कर सकती हूँ। और एक और बात याद रखना रुद्र, कि एक फ्रेशर ही आगे जाकर एक्सपीरियंस वाला बनता है, और हर काम करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि उसकी एक शुभ शुरुआत हो। हालांकि तुम भी इस घर के मालिक हो, इसलिए तुम्हारी परमिशन भी ज़रूरी है। इसलिए मैं तुम्हें अपने काम का एक सैंपल बताना चाहूँगी।
मैं अपने पुराने घर यानी कि जिसमें अभी हम रह रहे हैं उस घर के गार्डन को पूरा रेनोवेट करके उसमें पापा के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखने वाली हूँ। अगले हफ्ते गुरुवार को मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को इनवाइट करूँगी। तब तुम एक काम करना, पूरे गार्डन को अच्छे से देख लेना। जब तुम्हें वो पसंद आए तभी मैं ये काम करूँगी। अगर तुम्हें गार्डन पसंद नहीं आया तो मैं खुद ये हवेली के रिनोवेशन का प्रोजेक्ट तुम्हें सौंप दूंगी, क्योंकि मैं किसी का दिल दुखाकर किसी भी काम की शुरुआत नहीं करना चाहती। तो अब तय रहा, अगले गुरुवार को पार्टी में ही डिसाइड होगा कि मुझे अब आगे क्या करना है। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना मायने रखता है ये मैं तुम्हें कभी नहीं समझा पाऊंगी रुद्र, पर फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूंगी। मैं ये खुद से प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती थी, पर अंकल और मेरी माँ की वजह से मुझे ये प्रोजेक्ट करना पड़ा। अंकल इसलिए मुझे रिनोवेट करवाना चाहते थे क्योंकि मैं हवेली को अच्छे से समझ पाऊंगी और इसे अच्छे से सजा पाऊंगी। और मेरी माँ इसलिए चाहती थी क्योंकि इस हवेली के प्रोजेक्ट की वजह से मैं कुछ दिन और उनके सामने रह पाऊंगी। वरना मेरा बिजनेस प्लान तो दिल्ली का ही था, मैं दिल्ली में ही रहकर अपना बिजनेस करना चाहती थी। खैर ये सब जाने दो, चलो अब घर चलते हैं। कहते हुए मीरा उदास होकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। रुद्र मीरा की बातों को सुनकर सुन हो गया था और कुछ सोचने लगा कि तभी मीरा के पास एक कॉल आया। मीरा ने जब फ़ोन उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया और एक्साइटेड होते हुए कहा, तुझे कैसे पता चल जाता है यार कि मैं प्रॉब्लम में हूँ? ये सब सुनकर रुद्र मीरा की तरफ चौंक कर देखने लगा और सोचने लगा, ये खाली मुझसे ही रूठ रहती है क्या? दूसरों से तो देखो कितने अच्छे से बात कर रही है। बाय द वे अब ये कौन है? जाने तो होगी कोई लड़की। तभी मीरा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। नहीं विक्की, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ना गलत समझ रहे हो। तभी रुद्र ने खुद से कहा, अरे ये तो कोई विक्की है। अब ये विक्की कौन है? और वो भी मीरा को रात को 11 बजे कॉल कर रहा है। और इसे तो देखो, उसका कॉल आते ही ये कितना खुश हो गई और मुझ पर कब से भड़क रही थी। तभी मीरा ने फ़ोन पर बात करते हुए ही रुद्र को चलने का इशारा किया। तो रुद्र ने मन में कहा, वाह, इशारे तो ऐसे कर रही है जैसे मैं नौकर हूँ इसका। सही है, ये भी ठीक है। ये सोचते हुए रुद्र उठा और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आया। मीरा उसमें बैठ गई लेकिन वो अभी भी बातें ही कर रही थी और रुद्र उसकी बातें सुन सुनकर चिढ़ रहा था। तभी मीरा ने हंसते हुए विक्की से कहा, एक तू ही तो है जो मेरे मन की बात मेरे बिना कहे समझ लेता है, और तेरा फ़ोन भी तभी आता है जब मैं उदास होती हूँ। ये सब कहते हुए मीरा हंसे जा रही थी। देखते ही देखते वो लोग घर भी आ गए। तब तक मीरा सिर्फ फ़ोन पर ही बात करती रही और घर आते ही वो चुपचाप उतरकर बिना रुद्र की तरफ देखे सीधे अपने घर के अंदर चली गई। और रुद्र को मीरा का यह बेरुखापन दिल की गहराइयों तक खल गया था। रुद्र को मीरा का इग्नोर मारना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पर वो फिलहाल के लिए चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। वो जैसे ही अपने घर पहुंचा उसने देखा घर पर सब सो गए थे, इसलिए वो सीधे सीधे अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर वो जैसे ही आराम करने के लिए बेड पर लेटा, उसे एक आवाज़ आई, आ गए तुम? रुद्र ने देखा तो सामने निकिता खड़ी थी। रुद्र ने निकिता को अपने कमरे में देखकर पहले तो चौंक गया, फिर उसने उससे उठकर बैठते हुए पूछा, तुम यहाँ इस समय? इस बात पर निकिता ने कहा, हाँ, वैसे मैं ना तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहती थी, पर तुम मुझे मिले ही नहीं। उन लोगों को कॉल चालू ही था। मैं उनसे बाहर खड़े होकर बात कर ही रही थी कि मैंने अपनी बालकनी में से तुम्हें आते हुए देखा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी उन लोगों से बात करा दूँ। मैं जब यहाँ आई तो देखा तुम्हारे रूम का तो दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए मैं सीधे अंदर ही आ गई। रुद्र को निकिता की ये बातें कुछ ज़्यादा ही अजीब लगी, पर फिर भी रुद्र ने उसकी बात का मान रखने के लिए निकिता से कहा, ठीक है, लाओ मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो निकिता बोली, जाने दो, उन लोगों ने तो फ़ोन रख भी दिया, कोई फ़ायदा नहीं उनसे बात करने का। आज रुद्र को निकिता की सारी बातें अजीब लग रही थी, इसलिए उसने सीधे सीधे निकिता से कहा, देखो निकिता, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे इस समय आराम करना है, तो क्या मैं आराम कर लूँ? निकिता ने कहा, ओ सॉरी सॉरी, मैं भी ना बिना टाइम देखे बिना ही किसी के भी रूम में चली जाती हूँ। कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। निकिता बोली, ठीक है, और कहते हुए रुद्र के रूम से बाहर निकल गई। उसके जाते ही रुद्र सोचने लगा, ये लड़की कुछ अलग ही बिहेव करने लगी है। ऐसे रात में कोई बिना पूछे किसी के कमरे में जाता है क्या? खैर जाने दो, अब तो वो बाहर चली गई ना, तो अब मुझे क्या? मुझे तो अब बस आराम करना है खुद से। ये कहते हुए वो दोबारा से आराम करने के लिए लेट गया। इधर मीरा चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी।
उसे रह रहकर रुद्र की बातें याद आ रही थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो जब तक गार्डन का रिनोवेशन का काम नहीं कर लेती तब तक हवेली में नहीं जाएगी और रुद्र से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मीरा सोचते हुए खुद से बोली, अगर वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करता तो मैं उसके घर में जबरदस्ती काम क्यों करूं। ये सोचते हुए मीरा नीचे जमीन पर बैठ गई और आगे सोचते हुए खुद से बोली, आज पहली बार रुद्र की बातों से मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरी हवेली अब मेरी नहीं रही, क्योंकि आज भी हवेली के रिनोवेशन के लिए मुझे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। हालांकि मैं खुद इस हवेली को कई साल पहले ही रिनोवेट करना चाहती थी, वो भी अपने तरीके से, पर तब ये हवेली मेरी थी। पर अब ये इतना सोचते हुए ही मीरा रोने लगी और खुद से कहने लगी, और रोते हुए ही, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही इस हवेली के बारे में सोच रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। रुद्र अब इस हवेली का मालिक है, वो जैसा चाहे वैसा काम करा सकता है। मैं होती कौन हूँ उसके काम में टांग अड़ाने वाली। अब बस मेरा डिसीजन फाइनल है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब तक रुद्र मुझसे खुद नहीं कहेगा तब तक मैं हवेली की तरफ देखने की तो दूर की बात, उस हवेली का नाम तक भूल जाऊंगी। अब नहीं जाऊंगी मैं वहाँ, कभी नहीं जाऊंगी। सोचते हुए ही मीरा और ज़्यादा रोने लगी और भगवान जी से बोली, भगवान जी, आपने मुझसे मेरी हवेली तो छीन ली, पर जब मैं अपनी हवेली के करीब रहने के लिए वो प्रोजेक्ट कर रही थी, आपने उसे भी मुझसे छीन लिया और उस खड़ूस रुद्र को मेरी ज़िंदगी में भेज दिया, ताकि वो मुझे हर बार ये एहसास दिलाए कि ये हवेली किसकी है। ये सोचते हुए वो घंटों रोती रही, फिर रोते हुए ही वो वहीं ज़मीन पर सो गई। मीरा को आज रुद्र की बातें अंदर तक चुभ गई थी, इसलिए वो इतना रो रही थी। सुबह गायत्री जी की आवाज़ से मीरा की नींद खुली। मीरा की हालत देखकर गायत्री जी ने घबराते हुए मीरा से पूछा, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे ज़मीन पर क्यों सोई हुई थी? बेटा कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी आंखें भी सूजी सूजी लग रही हैं। मीरा ने मन में सोचा, नहीं, मैं ये मम्मी को नहीं बता सकती कि मुझे हवेली की याद आ रही थी या फिर मैं हवेली की वजह से रो रही थी। नहीं तो माँ पापा को तो मुझसे भी ज़्यादा बुरा लगेगा। इसलिए उसने बात बदलते हुए गायत्री जी से कह दिया, वो क्या है ना माँ, कल मेरे और रुद्र के बीच थोड़ी सी बहस हो गई थी हवेली के प्रोजेक्ट को लेकर, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और थोड़ा रोना भी आ गया और रोते रोते मैं सो गई। गायत्री जी ने कहा, तुम पागल हो क्या मीरा? रुद्र की बातों में क्या आना? वो तो ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है, तुम क्यों उसकी बातों पर ध्यान देती हो? इस बात पर मीरा ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, जब तक ये प्रोजेक्ट चालू है तब तक मेरी और उसकी बहस तो चलती ही रहेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप प्लीज़ पापा को कुछ मत बताना, ये मेरा और रुद्र का मामला है और मैं इसे खुद सुलझा लूँगी। वो तो बस मुझे थोड़ा-सा रोना आ गया था, पर कोई बात नहीं, रोना आया तो रो लूँगी। मुश्किलें आएँगी तो उसे भी पार कर लूँगी, पर हार नहीं मानूँगी। मम्मी, मैं किसी भी कीमत पर हारूँगी नहीं। मैंने रुद्र से कहा है कि अगर उसे मेरे काम पर भरोसा नहीं है तो वो कुछ दिन के लिए रुक जाए। मैं पापा के लिए गार्डन रिनोवेट करके उसमें बर्थडे पार्टी करने वाली हूँ। तो वो पहले मेरा काम देखे, फिर उसके बाद ही कोई डिसीज़न ले। तब तक मैं हवेली में कदम नहीं रखूँगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। इस पर गायत्री जी ने कहा, बेटा, अच्छे कामों में मुश्किलें तो आती ही हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू हमारी लाइफ में कुछ नहीं रहती। इसलिए तुम्हें उन मुश्किलों का डटकर सामना करना होगा। बाकी तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हर फैसले में हम तुम्हारे साथ हैं। मीरा ने खुश होते हुए गायत्री जी को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू मम्मी, यू आर द बेस्ट। चलो ठीक है मम्मी, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं पापा के बर्थडे सरप्राइज़ के लिए। गायत्री जी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं भी तेरे पापा को रेडी करके जल्द से जल्द काम पर भेज देती हूँ, ताकि हम अपना काम आसानी से कर सकें। हाँ, आप जल्दी से जाओ मम्मी। गायत्री जी जल्दी-जल्दी में वहाँ से चली गई। उनके जाते ही मीरा सोचने लगी, मम्मी कोई कुछ भी बोल ले, मुझे किसी की भी बातों का कुछ बुरा नहीं लगता है। पर जब बात हवेली की आती है तो रोना आ जाता है, ये सोचकर कि अब वो हवेली हमारी नहीं रही। खैर, मुझे इस बात पर फोकस करना है कि मैं गार्डन को कितने अच्छे से सजा सकती हूँ, ताकि रुद्र इम्प्रेस हो सके। इधर रुद्र अपने ऑफिस में इत्मीनान से बैठकर अपना काम कर रहा था। पर जैसे ही वो काम से थोड़ा फ्री हुआ, उसे बीती हुई रात की बात याद आ गई। उसने सोचा, क्या कल मैंने मीरा को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया था क्या? नहीं, मुझे उससे मिलकर बात करनी होगी। वो कल कितनी उदास हो गई थी। आज मैं घर जल्दी ही चला जाऊंगा और मीरा से मिलकर उसे सॉरी बोल दूंगा। ये सोचते हुए वो अपना काम करने लगा। इधर मीरा ने अपने घर के लिविंग हॉल में बैठे हुए फ़ोन करके
सिद्धार्थ को सब कुछ बता दिया तो सिद्धार्थ ने कहा, कोई बात नहीं मीरा, हम प्रोजेक्ट को एक हफ्ते के लिए होल्ड कर देते हैं, तब तक तुम पार्टी की तैयारी करो। मीरा ने थैंक यू कहकर जैसे ही सिद्धार्थ का फ़ोन रखा, उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मीरा। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा और खुशी से कहा, रिया तू यहाँ? रिया ने आकर उसके गले लगते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ, तुझे पता नहीं है रिया, मैं तुझे यहाँ देखकर कितनी खुश हूँ। हाँ पता है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ ना। और अब मैं तेरे ही घर पर रहने के लिए आई हूँ ताकि अंकल की बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी में मैं तेरी हेल्प कर सकूँ। क्या बात कर रही है तू? तुझे पता भी है मैं तेरी ये बातें सुनकर कितनी खुश हुई हूँ। मुझे अभी तेरी बहुत ज़रूरत थी और आज तो मैं तुझे फ़ोन करने ही वाली थी, तब तक तू यहाँ आ ही गई। मैं बहुत बहुत खुश हूँ रिया। तो रिया ने आगे आकर कहा, चल तो फिर अब मस्ती करते हैं, क्योंकि अब से अपना और अपनी मस्ती का टाइम शुरू। मीरा ने कहा, हाँ चल। तभी अपने कमरे के दरवाजे से गायत्री जी बाहर आई तो रिया ने आगे जाकर उनके पैर छूते हुए कहा, नमस्ते आंटी। खुश रहो रिया बेटा, तू कितने दिन बाद यहाँ आई है? मतलब मीरा यहाँ से बाहर क्या गई तो तू भी यहाँ का रास्ता भूल गई? नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मीरा के बिना अच्छा भी नहीं लगता है मुझे। तो गायत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, अब तुम लोग आ गए हो तो करो फुल ऑन मस्ती। तभी मीरा ने कहा, चल मेरे कमरे में चलते हैं। नहीं यार, यहीं बाहर जाकर गार्डन में बैठते हैं ना, पेड़ की छांव के नीचे। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, कहकर मीरा गार्डन की ओर चल दी। दोनों चुपचाप जाकर पेड़ के नीचे बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। पर इधर उधर की बातें करते हुए भी मीरा उदासी थी, जिसे रिया बिना कुछ कहे ही समझ गई थी। तभी रिया ने कहा, अच्छा चल अब नाटक बंद कर और बता बात क्या है, तू क्यों उदास है और तू रोई क्यों थी? अरे मैं क्यों उदास होंगी यार, वो तो बस ऐसे ही। ये कहते हुए मीरा अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो रिया बोली, देख यार, तुझे पता है मुझे ना गोल गोल बातें घुमाने की आदत नहीं है, और तुझे ये भी पता है कि तू मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। तो चल अब जल्दी से बता दे क्या हुआ तुझे, और क्या कह दिया रुद्र ने तुझसे? मीरा उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पता नहीं रिया, तू बिना कहे मेरी सारी बातें कैसे जान लेती है? तो रिया बोली, दोस्त हूँ मैं तेरी, और दोस्त से भी बढ़कर बहन हूँ तेरी, इसलिए। मीरा ने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है। रिया ने पूछा, चल अब बता कि बात क्या है? मीरा ने सब कुछ रिया से कह दिया कि रुद्र ने उससे क्या क्या कहा था। अच्छा तो ये बात है। वैसे रुद्र ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि तुझे इतना बुरा लग जाए। मीरा ने थोड़ा गुस्से में कहा, रिया ये क्या बोल रही है तू? रिया ने कहा, हाँ मीरा, एक बात बता, अगर कल उठकर अंकल किसी चीज़ को अपने घर ले आए जो तुझे पसंद ना हो, पर वही चीज़ अगर तुम्हें नहीं पसंद हो, तो क्या तुम उसे ज़बरदस्ती पसंद कर पाओगी उस नई चीज़ को? मीरा ने कहा, शायद नहीं कर पाऊंगी, पर कोशिश ज़रूर करूंगी पसंद करने की। तो रिया बोली, तू सिर्फ कोशिश ही करेगी ना, पर पसंद तो नहीं करेगी ना? मीरा रिया की इस बात से सोच में पड़ गई तो रिया ने कहा, देखो तुम रुद्र को गलत मत समझो, उसने तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोचा है। वो सिर्फ हवेली के बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोच रहा है। माना कि वो तुझ पर अभी विश्वास नहीं कर रहा, पर हाँ, तू कुछ ऐसा कर जिससे उसे तुझ पर विश्वास हो जाए और वो तुझे खुद सामने से आकर तेरे हक का सम्मान दे सके। तुझे पता है मीरा, तुझे इन सब बातों का बुरा क्यों लगा? क्योंकि ये बातें रुद्र ने कही हैं। अगर यही बात अधिराज अंकल ने कही होती तो तुम उसे पॉजिटिव तरीके से देखती, क्योंकि तुम उनका सम्मान करती हो। पर यही बात अगर रुद्र ने तुमसे कही तो तुम्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि तुम उससे कुछ ज़्यादा ही नफरत करने लगी हो। हाँ, माना कि रुद्र भी कुछ ज़्यादा ही अकड़ रहा है, उसे बार बार तुझे हवेली के बारे में बोलकर नीचा नहीं गिराना चाहिए। पर मेरी मान तो तू सिर्फ अपने काम को बेहतर बना, क्योंकि जब काम बोलता है तब नाम तो ऐसे ही बन जाता है। तो मीरा ने सोचते हुए कहा, तू सही कह रही है रिया, मुझे सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए, बस बाकी सबके बारे में मुझे सोचना ही नहीं चाहिए। तभी रिया बोली, ये हुई ना मेरी दोस्त वाली बात? मीरा ने हाँ कहा और फिर दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लग गई। वो दोनों जैसे एक दूसरे के गले से लगी, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे हम भी इसी पार्टी में हैं, हमें भूल गए क्या? आवाज़ सुनकर दोनों ने उस तरफ देखा तो सामने सिद्धार्थ खड़ा था। सिद्धार्थ को देखकर दोनों और खुश हो गई और मीरा ने कहा, अरे सिद्धार्थ तुम? हाँ मैं, और मैंने भूल से ही सही पर तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। तो मैंने भी ये फैसला किया है कि मैं तुम दोनों के हर फैसले में तुम दोनों के साथ हूँ। इस बात पर दोनों जाकर सिद्धार्थ के गले से लग गई और तीनों ने खुशी खुशी से अपना काम चालू कर दिया।
मीरा, रिया और सिद्धार्थ तीनों अपना काम करने लगे। देखते ही देखते शाम हो गई थी। इधर रुद्र शाम को जल्दी ही घर पर आ गया ताकि वो मीरा से अच्छे से बात कर सके और अपनी गलती की माफ़ी मांग सके। पर जब वो घर आया तो उसे मीरा कहीं नहीं दिखी। मीरा को वहां नहीं देखकर रुद्र घबरा गया और सोचने लगा, कहीं उसे कुछ ज़्यादा ही बुरा तो नहीं लग गया, और कहीं वो इसलिए ही तो आज आई भी नहीं। सोचते हुए रुद्र वहीं सोफे पर बैठ गया था। तब तक आंचल जी वहां आए तो रुद्र ने उन्हें वहां देखकर तुरंत उनसे पूछ लिया, क्या हुआ माँ, आज मीरा नहीं आई क्या? तो आंचल जी बोली, नहीं वो अभी नहीं आएगी। इस बात पर रुद्र ने तुरंत पूछा, क्यों? तो आंचल जी ने कहा, शायद उसे दूसरा अर्जेंट काम आ गया है तो वो अब गुरुवार के बाद ही आएगी। रुद्र बोला, अच्छा ठीक है। और मीरा के बारे में सोचते हुए वो जब ऊपर जाने लगा तभी पीछे से आंचल जी ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे सुनो, निकिता इतने दिन से घर में आई है, तुम उसे कहीं भी घुमाने नहीं ले गए। बेचारी अकेले कहाँ घूमने जाएगी, उसके लिए तो यहाँ सब कुछ नया नया ही है ना। एक काम करो, आज तुम उसे कहीं घुमा लाओ, वो कब से बोल भी रही थी। रुद्र ने मन में सोचा, अरे कहीं घूमने नहीं गई तो उसमें मेरी गलती है क्या? मैंने ठेका लेकर रखा है क्या किसी को भी घुमाने का? कुछ देर खुद को रोकते हुए रुद्र फिर से अपने मन में बोला, अरे मैं इतना चिढ़ क्यों रहा हूँ, वो भी इतनी छोटी सी बात पर। रुद्र ने खुद को संभालते हुए आंचल जी से कहा, ठीक है माँ। और ये कहकर वो सीधे अपने कमरे में चला गया। वहाँ जाकर वो चुपचाप बैठकर मीरा के बारे में सोचने लगा और ठंडा पानी पीकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा कि तभी दरवाजे पर से किसी की आवाज़ आई, रुद्र। रुद्र ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और कहा, मीरा तुम यहाँ? रुद्र को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसने चौंकते हुए पूछ लिया। मीरा ने कहा, हाँ रुद्र, मैं यहाँ, क्यों नहीं आ सकती क्या? रुद्र बोला, नहीं मतलब आ सकती हो। क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हो। इस बात पर मीरा ने कहा, हाँ वैसे तो मैं रोज़ यहाँ आती हूँ, पर आज तुम मुझे यहाँ देखकर इतने चौंक क्यों गए? इस बात पर रुद्र बोला, अरे वो सुबह से तुम नहीं आई थी ना, मुझे लगा शायद मेरी बातों से तुम कहीं नाराज़ ना हो गई हो। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो नाराज़ तो होंगी ही ना, तुमने बातें ही ऐसी बोली थी। चलो तुम हवेली के बारे में कुछ भी बोलो चलता है, पर तुम हर बार मुझे ये बताते हो कि अब ये हवेली हमारी नहीं रही। जिस बात को मैं भूलना चाहती हूँ उस बात को तुम रोज़ रोज़ मेरे सामने लाकर रख देते हो। आखिर ये सब क्या है रुद्र? रुद्र वहाँ से उठा और मीरा के पास जाकर बोला, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे अब कुछ नहीं सुनना रुद्र। क्यों नहीं सुनना? सुनना पड़ेगा तुम्हें। वो मैं ये कहना चाहता था कि वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके कानों में एक और आवाज़ आई, किससे बातें कर रहे हो रुद्र? रुद्र ने ये आवाज़ सुनकर उस तरफ देखा तो सामने निकिता खड़ी थी। तभी निकिता ने फिर से पूछा, तुम किससे बातें कर रहे थे? तो रुद्र ने कहा, अरे वो तो मैं। उसने ये कहते हुए जब दूसरी ओर देखा तो मीरा वहां नहीं थी। रुद्र ने मन में सोचा, अचानक से ये लड़की कहाँ गायब हो गई? निकिता ने हंसते हुए कहा, रुद्र लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम अकेले अकेले कमरे में खुद से ही बातें कर रहे हो क्या? मैं खिड़की में से तुम्हें देख रही थी, पहले मुझे लगा तुम फोन पर बात कर रहे हो, पर फिर ध्यान से देखा कि तुम तो अपने आप से बात कर रहे थे। ये कहते हुए निकिता हंसने लगी, पर इधर रुद्र के दिलो दिमाग में सुनामी और भूकंप दोनों एक साथ आ गए थे। वो ये सोचने लग गया कि अगर मीरा यहाँ नहीं आई थी तो उसे कहाँ से दिख रही थी। रुद्र ये सब सोच ही रहा था कि निकिता ने कहा, क्या हुआ रुद्र, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सच में फ़ोन पर ही बात कर रहा था। ये देखो, ये कहते हुए रुद्र ने निकिता को अपने कान में लगे ब्लूटूथ दिखाया। तो निकिता ने कहा, ओह अच्छा अच्छा ठीक है। रुद्र मन में सुकून की सांस लेते हुए बुदबुदाया, चलो इस निकिता की बच्ची को तो उल्लू बना दिया। तभी इससे पहले निकिता उससे कुछ बोलती रुद्र ने कहा, मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ तो क्या मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ? हाँ क्यों नहीं। इस बात पर रुद्र ने कहा, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ तो प्लीज़ तुम जाओ। निकिता ने ठीक है कहा और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही रुद्र ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और जाकर अपने बेड पर बैठकर सोचने लगा, ये हो क्या रहा है मुझे, और ये मीरा की आत्मा क्यों दिख रही है मुझे? हे भगवान, अब यही दिन देखने को रह गए थे कि मैं खुद से बात करूं और जिंदा लड़कियों के भूत दिखे मुझे। कहीं ये मीरा मेरी बातों से नाराज़ होकर सच में भूत तो नहीं बन गई ना? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। नहीं, मुझे आज ही उस मीरा से बात करनी पड़ेगी किसी भी तरह से। पर ये निकिता, मैं इसका क्या करूं जो अपना बोरिया बिस्तर लेकर मुझ पर चढ़कर बैठी है, मुझे घुमाने ले चलो, मुझे घुमाने ले चलो कर रही है। पागल है क्या ये लड़की?
अरे घूमने जाना है तो खुद जाए ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मेरा तो ये सब सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा है। एक काम करता हूँ, मम्मी को फ़ोन करके कह देता हूँ कि वो उस निकिता को मेरे पल्ले ना बांधें। उसे घूमने जाना है तो वो जाए, उसे जहाँ जाना हो वहाँ। मुझे कहीं नहीं जाना। ये सोचकर रुद्र ने कुछ सोचा और फिर खुद से बोला, पर मैं मम्मी को मना कैसे करूँगा? काफ़ी देर सोचने के बाद उसे आइडिया आया और वो खुश होते हुए खुद से बोला, कह देता हूँ कि अर्जेंट कोई काम आ गया है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। वो ये सोचते हुए फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद वो सीधे बाहर की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से आकर आंचल जी ने कहा, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? रुद्र रुकते हुए बोला, वो क्या है ना मम्मी, मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। आप प्लीज़ निकिता से कह दीजिएगा कि वो मेरा वेट ना करे। मुझे आने में देर भी हो सकती है। इससे पहले आंचल जी उससे कुछ और पूछ पाती। रुद्र जल्दी से वहां से निकल गया। रुद्र ने अपनी गाड़ी ली और वो सीधे मीरा के घर चला गया। मीरा के घर जाने से पहले रुद्र उसके गार्डन में खड़ा होकर सोचने लगा, मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन उसके घर जाकर बोलूँगा क्या? अगर आंटी ने पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो मैं क्या जवाब दूँगा? और अगर यही सवाल मीरा ने मुझसे पूछ लिया, तो मैं उससे क्या कहूँगा? कुछ देर वहीं खड़े होकर सोचते हुए फिर रुद्र खुद में बुड़बुड़ाया, जाने दो, इतना भी क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। ये सोचते हुए वो मीरा के घर के अंदर की तरफ गया और मीरा के घर के दरवाजे की डोरबेल बजाने लगा। तभी दरवाज़ा खुला। रुद्र ने देखा सामने गायत्री जी खड़ी थी। उन्हें देखकर रुद्र पहले तो घबरा गया, फिर थोड़ी सी हिम्मत करके उसने गायत्री जी से कहा, हेलो, नमस्ते आंटी। गायत्री जी ने खुश होते हुए कहा, अरे रुद्र बेटा आओ ना। रुद्र ने कहा, नहीं, वो क्या है ना, मुझे मीरा से थोड़ा काम है, तो क्या आप उसे बुला देंगी? इस बात पर गायत्री जी ने कहा, बेटा मैं ज़रूर बुला देती अगर वो यहाँ होती तो। रुद्र ने घबराते हुए पूछा, वो यहाँ होती तो? मतलब कहाँ गई है वो? गायत्री जी बोली, अरे वो सिद्धार्थ आया था ना और उसकी दोस्त रिया भी, तो ये तीनों बचपन के दोस्त मिलकर पिज़्ज़ा पार्टी करने गए हैं। इस बात पर रुद्र ने कहा, अच्छा ठीक है आंटी, मैं बाद में आ जाऊँगा। अरे बेटा थोड़ी चाय तो पी कर जाओ और मैं गर्मा-गर्म नाश्ता बना देती हूँ। तुम तब तक नाश्ता ही कर लेना। नहीं, नहीं मुझे भूख नहीं है आंटी, मैं बाद में कभी आऊँगा और मैं थोड़ा-सा आपके गार्डन में बैठकर उन लोगों के आने का वेट कर लेता हूँ। अगर वो थोड़ी देर में नहीं आए तो मैं घर चला जाऊँगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे भी ये तुम्हारा ही तो घर है, इसलिए तुम जब चाहे आ सकते हो और जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हो। फिर वो गायत्री जी को नमस्ते करके निकल गया और जाकर गार्डन के झूले पर बैठ गया। थोड़ी देर तक वो शांत बैठा रहा। फिर खुद ही मन में सोचने लगा, यार इस लड़की का कुछ समझ नहीं आता मुझे। एक तरफ तो मेरी बातों को लेकर नाराज़ होकर बैठी है और दूसरी तरफ उस सिद्धार्थ के साथ पिज़्ज़ा पार्टी करने गई है। यहाँ मैं परेशान बैठा हूँ और वो मैडम पार्टी कर रही है। पर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? उसकी ज़िंदगी, उसकी मर्ज़ी, उसे जो करना है करे। मैं उसे रोकने वाला कौन होता हूँ और मैं उसे लेकर इतना परेशान हो क्यों रहा हूँ? ये सोचते हुए रुद्र ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। अब उसे ज़ोर ज़ोर से सिर दर्द होने लगा था। इसलिए उसने सोचा, मैं मीरा से बाद में बात कर लूँगा, फ़िलहाल मुझे घर जाना पड़ेगा, वरना मेरा सिर दर्द बढ़ जाएगा और फिर बाद में ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये सोचते हुए रुद्र गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल गया। इधर वो जैसे ही गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ गया, वैसे ही सिद्धार्थ, रिया और मीरा गाड़ी में मीरा के घर में पहुंच गए। मीरा रुद्र की गाड़ी पहचानती थी, इसलिए उसने जब रुद्र की गाड़ी को अपने घर से बाहर जाते देखा तो वो चौंक गई और गाड़ी रुकते ही वो दौड़कर अपनी मम्मी के पास गई और उनसे पूछने लगी, मम्मी रुद्र यहाँ आया था क्या? गायत्री जी ने कहा, हाँ रुद्र आया था, कह रहा था कि मुझे मीरा से कुछ काम है, आप उसे बुला दीजिए। तो मैंने भी कह दिया कि बुलाऊंगी तब ना, जब वो घर में होगी। ये कहते हुए गायत्री जी हंसने लगी, पर मीरा ये सोचते हुए मन में मुस्कुराई और बोली, रुद्र मुझे बुलाने आया था, वो भी मेरे घर पर? मुझे बुलाने? वो सोच ही रही थी कि सिद्धार्थ ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अच्छा मीरा मैं निकलता हूँ। सिद्धार्थ की आवाज़ से मीरा की तंद्रा टूटी और उसने सिद्धार्थ से कहा, हाँ सिद्धार्थ बाय, गुड नाइट। सिद्धार्थ मीरा को गुड नाइट बोलकर रिया से बातें करने लगा और इधर मीरा सीधे अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर वो खिड़की के पास खड़ी होकर सोचने लगी, रुद्र यहाँ आया था खुद मुझे बुलाने, या फिर और कुछ काम होगा उसे? क्या बात हो सकती है? कॉल कर लूँ क्या? फिर उसने सोचा, नहीं, नहीं, कहीं उसने कोई गलत मतलब निकाल लिया तो? और अगर मैंने कॉल नहीं किया तो भी तो मुसीबत हो जाएगी। फिर वो कहेगा कि मेरे पास नंबर था, फिर भी मैंने कॉल नहीं किया। नहीं, उसे कॉल कर लेती हूँ। यही सोचते हुए मीरा ने तुरंत रुद्र को कॉल लगा दी।
इधर रुद्र ने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद देखा मीरा का कॉल आ रहा था। मीरा का नाम देखकर ही रुद्र के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने झट से फ़ोन उठा लिया और कहा, हेलो। रुद्र की आवाज़ सुनकर मीरा के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई और डर के मारे उसके हाथ से फ़ोन गिरने ही वाला था कि उसने फ़ोन को ज़ोर से पकड़ लिया। फिर उसने खुद को संभालते हुए रुद्र से कहा, हाँ, हेलो रुद्र, तुम मेरे घर आए थे, कुछ काम था क्या? तो रुद्र ने कहा, अच्छा, तो मुझे तुमसे बात करने के लिए अब काम का बहाना ढूंढना पड़ेगा। इस बात पर मीरा ने कहा, नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? वो तो मैं बस ये कह रही थी कि रुद्र ने मीरा की बात को बीच में काटते हुए ही कहा, कुछ सोचने या कहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम एक काम करो, तुम घर पे ही रहो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है, तो प्लीज़ तुम मुझे गार्डन में मिलो किसी भी तरह, और वो भी अकेले। मीरा ने ठीक है कहा और रुद्र ने फ़ोन रख दिया। उसने आसपास नजरें दौड़ाई कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है ना, पर वहां कोई नहीं था। रुद्र ने राहत की सांसें ली और सीधे मीरा के घर की तरफ जाने लगा। इधर मीरा फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर वो बाहर आ गई। उसे आते समय किसी ने नहीं देखा था। रिया को भी अलग प्राइवेट कमरा दे दिया गया था, इसलिए घर में सब अपने अपने रूम में चले गए थे, जिसका फ़ायदा उठाकर मीरा बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा कि रुद्र सामने ही खड़ा था। मीरा के आते ही रुद्र ने सबसे पहले उसकी तरफ देखा, फिर उससे कहा, चलो वहाँ झूले के पास जाकर बैठते हैं। मीरा ने कहा, हाँ चलो। तो रुद्र आगे आगे चल दिया और मीरा पीछे पीछे आने लगी। पर वो जैसे ही अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि पीछे से आवाज़ आई, मीरा कहाँ जा रही हो? ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि खुद राजवीर जी की थी। राजवीर जी की आवाज़ सुनकर मीरा ने घबराते हुए पीछे की तरफ देखा। राजवीर जी कुछ दूरी पर खड़े होकर उसे ध्यान से देख रहे थे। रुद्र थोड़ा आगे की ओर था और उसके ठीक पीछे ही एक बड़ा सा आम का पेड़ भी था, जिसकी वजह से रुद्र राजवीर जी को दिखाई नहीं दिया। राजवीर जी की आवाज़ सुनते ही वो जल्दी से आम के पेड़ के पीछे छुप गया। वहीं मीरा की तरफ से कोई भी जवाब न पाकर राजवीर जी ने फिर से पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो बेटा? वैसे तो मीरा बहुत डर गई थी, पर अपने डर को छुपाते हुए उसने अपने पापा से कहा, मैं कहाँ जाऊंगी पापा, मैं तो बस यूं ही गार्डन के इस कोने से उस कोने तक टहलने जा रही थी। इस बात पर उसके पापा ने कहा, अरे वाह, तुम टहलने निकली थी? मैं भी यही सोच रहा था कि गार्डन में जाकर थोड़ा टहल लूँगा, क्योंकि आज ऑफिस में बैठे बैठे मेरी कमर जकड़ गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा अपने गार्डन में ही टहल लिया जाए। मीरा बोली, अरे वाह पापा, क्या बात है। हाँ तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा चल लेता हूँ। ये सुनकर रुद्र और मीरा दोनों ही घबरा गए और सोचने लगे अब क्या करेंगे। मीरा ने अपने डर को छुपाते हुए राजवीर जी से कहा, हाँ क्यों नहीं पापा, चलिए टहलते हैं। ये सुनकर रुद्र, जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, उसने अपने मन में सोचा, ये मीरा को क्या हो गया है, मरवाएगी ये मुझे। ये सोचते हुए वह इधर से उधर देखने लगा ताकि कहीं और छुप सके, पर उसे कोई भी छुपने की जगह दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए वो पेड़ की आड़ में ऐसे छुप गया ताकि राजवीर जी अगर आगे की तरफ से आए तो वो तुरंत पीछे की तरफ जाकर सीधे अपने घर की तरफ निकल जाएगा। पर मीरा ने चालाकी दिखाई और उसने अपने पापा से कहा, पापा आज बहुत दिन बाद चल रहे हैं, तो आप थोड़ी कम दूरी का ही वॉकिंग एरिया कवर कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चले तो आपकी कमर और पैर दोनों ही अकड़ जाएंगे। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही है, चलो फिर चलते हैं। मीरा जानबूझकर राजवीर जी को लेकर आम के पेड़ के उस पार ही चलने लगी ताकि रुद्र खुद को सेफ रख सके। इधर रुद्र सोच रहा था, यार ये इस मीरा के चक्कर में ना जाने में कौन सी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब मैं यहाँ पेड़ के पीछे क्या करूँ? ये सोचते हुए रुद्र परेशान हो रहा था। पर फिर उसने सोचा, जाने दो, माफ़ी तो मुझे मांगनी है, इसलिए मुझे थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए रुद्र चुपचाप अपने मोबाइल में देखने लगा। इधर मीरा चलते हुए अपने पापा से बातें करते हुए भी रुद्र के बारे में ही सोच रही थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी रिया और गायत्री जी भी बाहर आ गए। उन दोनों को देखकर अब तो मीरा ने अपना सर ही पकड़ लिया और अपने मन में बोली, हो गया शियाप्पा, अब क्या होगा? तभी मीरा को एक आइडिया आया और उसने कहा, अरे मम्मी, आप और गार्डन में, बात क्या है? कहीं आपको ये डर तो नहीं था ना कि पापा कहीं और किसी से मिलने चले गए हैं? इस बात पर गायत्री जी ने उसे हल्के से मीरा को एक चपेट लगाते हुए कहा, कुछ भी बोलती है, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? वो तो मैंने जब तेरे पापा की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर आई ये देखने के लिए कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। ये चिल्ला क्यों रहे हैं? रिया ने कहा, हाँ मैं भी इसलिए ही आई, ये देखने के लिए कि अंकल क्यों चिल्लाए। इस बात पर राजवीर जी ने कहा, पर मैं तो चिल्लाया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ मीरा से एक सवाल पूछा था।
वो भी इतने धीरे से कि शायद मीरा को भी मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी। इस बात पर मीरा ने अपने पापा की तरफ घूरते हुए देखा तो राजवीर जी ने झूठी हंसी हंसते हुए गायत्री जी और रिया को देखा, तो पाया कि वो लोग भी उनको घूर ही रहे थे। और घूरते हुए गायत्री जी ने कहा, जब झूठ बोलना नहीं आता हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस बात पर मीरा को हंसी आ गई और मीरा को हंसते हुए देखकर राजवीर जी को भी हंसी आ गई। उन्हें हंसते हुए देखकर रिया और गायत्री जी भी हंसने लगे। वहीं उन सबको देखकर रुद्र की तो सांसें ही अटक गई थी और तभी मीरा को हंसता देखकर रुद्र सोचने लगा, इसे देखो, एक तो मैं यहाँ फंसा हूँ और ऊपर से इसे हंसी आ रही है। ये सोचते हुए रुद्र मुंह बनाकर चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तभी रिया का कॉल आ गया। उसने सबसे कहा, माँ का कॉल है, मैं अंदर जा रही हूँ उनसे बात करने। सभी को गुड नाइट बोलकर रिया फ़ोन पर बातें करते हुए अंदर की तरफ चली गई। तो मीरा ने मन में सोचा, चलो एक विकेट तो गिरा, अब इन लोगों की बारी है। मीरा ने यह सोचा ही था कि तभी गायत्री जी ने कहा, आप जल्दी अंदर चलिए क्योंकि आपको खाना खाने के बाद वाली गोलियां भी तो लेनी है। राजवीर जी ने कहा, हाँ चलो। लेकिन अंदर जाते हुए गायत्री जी ने मीरा से पूछा, बेटा तुम नहीं चलोगी क्या? ये सुनकर मीरा ने कहा, नहीं वाह, मुझे थोड़ा टहलना है, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। गायत्री जी ने ठीक है कहा और वो दोनों अंदर जाने लगे। मीरा मन में उन दोनों को जाते देखकर खुश हो रही थी कि तभी रुद्र के फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ आई। ये सुनकर मीरा ने रुद्र की तरफ देखा और रुद्र ने जल्दी से अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। इधर गायत्री जी और राजवीर जी दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें दिखाने के लिए मीरा ने जल्दी से अपना फ़ोन अपने हाथ में ले लिया और फ़ोन बजने देने का नाटक करने लगी। और इधर रुद्र ने जैसे तैसे करके अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही रुद्र का फ़ोन बंद हुआ, मीरा ने अपना फ़ोन उठाया और बात करने की एक्टिंग करने लगी। हाँ बोल अंजलि, कैसी है? अच्छा तेरा ये वाला नंबर सेव नहीं है ना, इसलिए। तभी गायत्री जी बोली, ये लड़की तो पागल है ही और उसके सारे दोस्त भी इसकी तरह पागल हैं, जो अभी इतनी रात को कॉल कर रहे हैं। कहते हुए दोनों अंदर चले गए। उनके अंदर जाते ही मीरा ने राहत की सांस ली और जल्दी से रुद्र के पास पहुंच गई। उसने जाते ही गुस्से में रुद्र से कहा, कम से कम फ़ोन तो साइलेंट कर देते, मरते मरते बचे हैं हम। अगर पापा ने तुम्हें देख लिया होता तो? और सारी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ आए ही क्यों? ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें मुझसे कहनी थी, जिसके लिए तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा, वो भी ऐसे छिपते छिपाते? रुद्र बोला, तुम्हारा मुंह एक बार शताब्दी एक्सप्रेस की तरह चालू होता है तो बंद ही नहीं होता। इस बात पर मीरा ने कहा, कहीं तुम मुझे मारने वारने का प्लान तो बनाकर नहीं आए हो ना? देखो, दुश्मनी निकालने के लिए कहीं और चलते हैं। अगर यहाँ पर तुमने मुझे मारा तो मेरी आत्मा यहाँ और हवेली दोनों जगह भटकेगी, इसलिए अगर मारना ही है तो कहीं और जाकर मारो ताकि मेरी आत्मा वहीं भटके। मैं नहीं चाहती कि हवेली और ये घर भूतिया महल बन जाए। मीरा लगातार बोले जा रही थी तो रुद्र भी उसकी बकबक से परेशान हो गया और उसने धीरे से कहा, मीरा अगर तुम्हारी बकबक हो गई है तो क्या थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ बोलने की इजाज़त मिल सकती है प्लीज़? मीरा ने कहा, हाँ हाँ तो बोलो ना, मैंने कहाँ रोका है तुम्हें? रुद्र ने फाइनली बोलना शुरू करते हुए कहा, ठीक है, वैसे सबसे पहली बात, कल मैंने जो भी तुमसे कहा था उन सभी बातों के लिए सॉरी। मीरा ने रुद्र की जब इस बात को सुना तो वो चौंक गई और चौंकते हुए बोली, क्या? क्या कहा तुमने? सॉरी? वो भी तुम्हारे मुँह से? तुम मुझे सॉरी कह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है सच में। देखो मीरा, वो क्या है कि इस बात पर मीरा ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं रुद्र नहीं, इस बार मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। देखो रुद्र, तुम चाहे जो भी करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे तुम्हारी बातों का बुरा भी नहीं लगा और ना ही मुझे तुमसे कोई शिकायत है। बस मुझे ये बुरा लगता है कि तुम मुझे हमेशा उस हवेली के लिए नीचा दिखाते हो। हमेशा ये जताते हो कि हाँ अब वो हवेली हमारी नहीं है। हाँ नहीं है अब वो हवेली हमारी। मेरे पापा ने हवेली से पहले अपने भाई के बारे में सोचा, इसलिए उन्हें बचाने के लिए पापा को ये हवेली बेचनी पड़ी। बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसा करने की और तुम अभी रिनोवेशन की बात कर रहे हो, जबकि मैं तो इस हवेली को अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए ही इंटीरियर डिज़ाइनर बनी थी। मैं कब से ये काम करना चाहती थी। मैं सिर्फ अपनी ही हवेली को नहीं, बल्कि ऐसी बहुत सी हवेलियों का रिनोवेशन करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये सब काम करना पसंद था। इसलिए मैंने, मीरा बोलते हुए कुछ देर रुक गई और फिर बोली, खैर छोड़ो इन सब बातों को, मैं ये सब तुम्हें क्यों सुना रही हूँ? रुद्र ने मीरा को समझाते हुए कहा, देखो मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुमसे अपनी कही बातों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझे तुमसे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था, गलती मेरी थी।
पर मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं खुद सामने वाले को क्या बोलता हूं मुझे पता ही नहीं चलता है। इसलिए हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रुद्र ने हाथ जोड़ते हुए मीरा से माफ़ी मांगी तो मीरा ने उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे तुरंत नीचे किया और कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? ऐसे माफ़ी मत मांगो, मुझे अच्छा नहीं लगता। रुद्र बोला, तुम कल से हवेली पर जो करना चाहो वो कर सकती हो। ठीक है, मैं अपने दोस्त को समझा दूंगा। नहीं रुद्र, अब तो मैंने खुद को चैलेंज किया हुआ है और उस चैलेंज को जब तक मैं पूरा नहीं कर लेती मुझे शांति नहीं मिलेगी, और जब तक मैं अपने काम को पूरा नहीं कर लेती तब तक मैं हवेली के बारे में अच्छे से सोच भी नहीं पाऊंगी। इसलिए मुझे मेरे काम को ख़त्म कर लेने दो। रुद्र ने मन में सोचा, पर ऐसे तो ये हवेली भी नहीं आएगी। अब इसे कैसे मनाऊं, क्योंकि इसे मनाना मुश्किल है। रुद्र ये सब सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल की रिंग बजी। रुद्र ने जल्दी से फ़ोन निकाला तो देखा निकिता का कॉल था। मीरा ने निकिता का नाम स्क्रीन पर देख लिया था, इसलिए उसने चिढ़ते हुए रुद्र से कहा, ठीक है तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ। कहकर मीना बिना रुद्र की तरफ देखे ही अंदर की तरफ जाने लगी। रुद्र उसे जाने से रोकना चाहता था, पर वह चाहकर भी मीरा को रोक नहीं पाया। उसने अपने मन में सोचा, अब तो कोई वजह ही नहीं बची है इसे रोकने के लिए। तभी निकिता ने उससे दोबारा कॉल किया तो रुद्र ने परेशान होते हुए खुद से कहा, एक तो ये लड़की ना पागल हो गई है, कब से फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही है पागलों की तरह, और एक ये मीरा है, इसे सिर्फ अपनी जीत की ही पड़ी है। ये सोचते हुए रुद्र जल्दी से अपनी हवेली की तरफ जाने लगा और इधर मीरा चुपके से खिड़की में से उसे जाते हुए देख रही थी। वो उसे तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। टू बी कंटिन्यूड।